I am Pragati and today we are going to understand the concept of India on the eve of independence जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 बुक का पार्ट है। तो आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि यहाँ लिखे भी हुए हैं, स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड स्टैग्नेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। स्टैग्नेशन होता क्या है? स्टैग्नेशन का मतलब होता है ग्रोथ एट अ स्लो पेस, मतलब ना के बराबर जो ग्रोथ हुई वो क्यों हुई, उसके पीछे रीजंस क्या थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उसका मेन रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन था जमींदारी सिस्टम, उसको हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी कहते थे। ये देखो यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लैंड सेटलमेंट सिस्टम विच वॉज ऑल्सो नोन एज द जमींदारी सिस्टम एंड दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये था क्या जमींदारी सिस्टम? इसमें होता क्या था, जो टिलर्स ऑफ द लैंड होते थे, जो कल्टिवेटर्स होते थे, उनको टैक्सेस को हम हिंदी में लगान भी कहते थे। टैक्सेस जमींदार्स को पे करने पड़ते थे। जमींदार्स कौन होते थे? जमींदार्स ऑफिशियल्स होते थे जो कि ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे एज एन इंटरमीडियरीज टू कलेक्ट द लगान्स फ्रॉम द टेनेंट्स। एंड ये लोग होते क्या थे? जस्ट एक मिडिलमैन होते थे जो टेनेंट से टैक्सेस कलेक्ट करते थे और जाके ब्रिटिशर्स को देते थे। अब इससे होता क्या था, अगर डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग द लगान्स वर फिक्स्ड, मतलब जो टैक्सेस देने की डेट, जैसे अभी इंडिया में भी आपको कोई टैक्स देना है तो उसकी डेट फिक्स्ड होती है। तो अगर कोई हमारा कल्टिवेटर टैक्स की डेट पे अब वो टैक्स नहीं दे पाया तो उससे होता क्या था, उसका जो लैंड था, जो एरिया वो कल्टिवेट करता था, वो छीन लिया जाता था। और ना जमींदार ना ब्रिटिशर्स उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशंस या कल्टीवेटर्स या टेलर्स की कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारी सिचुएशन और वर्सन की। इसीलिए मेन रीजन है जमींदारी सिस्टम। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी जिस टाइम वो लोग हमारे यहाँ थे। तो उन्होंने क्या किया, हमारे सारे जो फार्मर्स थे उनको बोला कि आप कैश क्रॉप्स उगाओ। कैश क्रॉप्स होते क्या है? कॉटन, इंडिगो, जूट। ये 3 टाइप के एग्जाम्पल हैं, आप और भी सर्च कर सकते हैं। ये वाले एग्जाम्पल जो होते हैं इन्हें कहते हैं कैश क्रॉप्स। और दूसरे क्रॉप्स होते हैं जैसे वीट और जो हम वीट, बाजरा, वो जो हम खाते हैं उसको कहते हैं फूड क्रॉप्स। जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुई, उन्होंने कहा कि अब इतने पोर्शन पे आप इंडिगो उगाओ या इतने पोर्शन पे आप जूट उगाओ। अगर आप हमारा एरिया कल्टीवेट कर रहे हो, और एक्चुअली पूरा इंडिया ही उन्हीं के अंडर था, तो सारा एरिया उन्हीं का था। तो वो लोग कहते थे कि हमें आप दे दो, ये इंडिगो उगाओ, जूट उगाओ। उससे होता क्या था, इंडिगो जैसे क्रॉप उगाने से होता क्या है ना, कि जो हमारी सॉइल है वो डे बाय डे डिग्रेड हो जाती है। उसके बाद लैंड, जो कल्टिवेटर्स होते थे उनके पास लैंड बहुत कम बचता था। और वीट उगाने के लिए, जो बेसिक राइस, वीट, ये सब उगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं लैंड बचता था। तो उन्हें अपने जो ये वाले क्रॉप्स होते हैं जो पर्सनल यूज के लिए वो थोड़े से बचा के यूज कर लेते थे, वो भी मार्केट से बाय करने पड़ते थे और ब्रिटिशर्स को कैश क्रॉप सेल करने पड़ते थे। फिर थर्ड रीजन आता है हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों होता था? प्रोडक्टिविटी होता क्या है कि जैसे मैंने कोई एक मशीन खरीदी कि वो कैसी प्रोडक्टिविटी दे रही है, तो लैंड भी हमें प्रोडक्टिविटी देता है। लैंड की प्रोडक्टिविटी लो कैसे थी? लो लेवल ऑफ इरिगेशन होता था। इंडिया जो एक कंट्री थी, अभी भी बहुत हद तक कि हमारी कंट्री रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज था, लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स, लैक ऑफ इंसेंटिव्स। और जो हमारे फार्मर्स और कल्टिवेटर्स थे, दे हैड नीदर मीन्स नॉर इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इन द फार्मिंग बिजनेस। अब ना उनके पास पैसे होते थे, ना अगर वो चाहते भी तो भी वो पैसे, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप बोरो करते हो, तो बोरो भी नहीं कर पाते थे। तो हमारे जो प्रोडक्टिविटी थी ना लैंड की, उस वजह से बहुत लो हो गई थी। हम बेसिक ग्रीन मैन्योर जो होते हैं हमारे, वो यूज करते थे, और कुछ वो यूज नहीं करते थे जो आजकल हम मशीन्स के थ्रू फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है। उस वक्त ब्रिटिशर्स ने हमारी कुछ हेल्प नहीं की थी।
और हम लोग सब अपनी मर्जी से अपने हिसाब से ग्रो कर रहे थे, जो कि बहुत स्टैग्नेंट कर रहा था हमारे एग्रीकल्चर को। फिर उसके बाद लास्ट आता है जो कि फोर्थ है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन। देखो 1947 में पाकिस्तान भी बना और इंडिया भी बना। तो पाकिस्तान का एक और पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश है। राइट नाउ इट्स कॉल्ड बांग्लादेश, बट पहले वो पाकिस्तानी होता था। तो बांग्लादेश क्या है ना, बांग्लादेश में बहुत अच्छा जूट उगता था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया तीनों एक ही कंट्री होते थे पहले। तो जो बांग्लादेश वाला पार्ट है जो कि ईस्ट पाकिस्तान था पहले, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान भी उनमें भी पार्टीशन हो चुका है। तो वो जो पार्ट था ना वो सारा चला गया बांग्लादेश के पास, जो कि ईस्ट पाकिस्तान है। तो हमें उससे बहुत लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारे उस सॉइल पे जूट बहुत अच्छा, वो वेदर कंडीशंस पे जूट बहुत अच्छा उगता था और उससे हमें लॉस हुआ। फिर उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मेन क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। जैसे मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी ब्रिटेन में। तो वो लोग क्या चाहते थे, हम लोग, उनका मोटिव डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे टू फोल्ड था कि हम लोग मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन जाए, ताकि ब्रिटिशर्स हमारे रॉ मटेरियल यूज करके उन्हें मशीन गुड्स बना दे और हम इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बन जाए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करना, प्रमोट करना। यहाँ हमारी इंडस्ट्रीज उल्टी लाइन में जा रही थी। क्यों? क्योंकि हम प्राइमरी प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट, जैसे हमें बोल रहे थे कि कॉटन उगाओ, वीट उगाओ, ना कि हमें बोल रहे थे कि टी शर्ट्स उगाओ, टी शर्ट्स प्रोड्यूस करो या कुछ और करो। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ब्रिटिशर्स का मोटिव टू फोल्ड था कि हम लोग मियर इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बन जाएं और एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स बन जाए। इससे उन्हें क्या फायदा होता कि पहली बात तो उनको प्राइमरी प्रोडक्ट्स रेडीली अवेलेबल मिल जाते इंडिया से, और वो काफी कम रेट्स में, क्योंकि हम उनकी एक कॉलोनी थे। और जब उनके मशीन मेड गुड्स बनते तो वो वहां से यहाँ हमारे यहाँ एक हायर प्राइस पे सेल कर सकते थे और हमें इंडियन कंट्री को और इंडियन पीपल को एक्सप्लॉइट कर सकते थे। फिर उसके बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो सेकेंड रीजन था वो था एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, जैसे अभी भी कहते हैं कि इंडिया खादी प्रोडक्ट्स कितने अच्छे अच्छे बनाता था, उसमें डिक्लाइन क्यों आया? क्योंकि हमने देखा जो हमारी इंडियन मार्केट, इंडियन कंज्यूमर्स थे, वो भी, उनका भी शिफ्ट ब्रिटिश मेड गुड्स पे हो रहा था। जैसे टी शर्ट्स हो गई, बेसिक वेयर क्लोथ्स जो वो बनाते थे वो काफी चीप होते थे। चीप मतलब अगर महंगे भी होते थे तो वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाले कपड़ों से सस्ते होते थे। क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो भी लोग बनाते हैं उनको टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए वो उनकी कॉस्ट ज्यादा रखते थे। लेकिन जो मशीन मेड गुड्स होते थे वो तो काफी जल्दी जल्दी बनते थे, इसीलिए उनकी कॉस्ट फिर भी इंडियन मार्केट के कंज्यूमर्स को कम लगती थी। तो इंडियन मार्केट के कंज्यूमर्स भी शिफ्ट हो गए ब्रिटिश मेड गुड की तरफ, और इसलिए हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हो गई। और हमने पहले ही देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज वर्किंग। तो जब ये वाली इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो हमने देखा, क्योंकि टर्शरी सेक्टर था नहीं उस वक्त, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से सीधा हमने शिफ्ट देखा एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों का। तो वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी ओवर फ्लडेड विद पीपल था, तो इसके बाद और फुल हो गया और प्रॉब्लम्स और बढ़ती गई। फिर उसके बाद आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इन गुड इंडस्ट्रीज। तो हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे पास जो हमारा मनी था वो भी ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हो रहा था, हमारी वेल्थ वो लोग वहां लेके जा रहे थे। ना हमारे पास इतने, अगर हमारे पास पैसे थे भी तो ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि हम मशीन्स इंडिया में बनाएं। क्यों? क्योंकि इंडिया में बनाते तो हम उनके वहां से गुड्स नहीं खरीदते, जो उनके फिनिश प्रोडक्ट्स थे वो नहीं खरीदते, तो उसमें उनको भी लॉस हो जाता। इसलिए वो चाहते थे कि कभी हम इंडिया में बनाए ना।
एंड उसके बाद आता है लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी था वो काफी लो था। क्यों लो था? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर से बेटर काम वहां हो रहा था। इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सी, मतलब हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा थी, लेकिन इंडस्ट्रियल से बेटर वहां थी। तो जो कंट्रीब्यूशन, जैसे अभी हम कहते हैं ना, टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज्यादा है, तो जो इस टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत नियर था, बहुत लिमिटेड था कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। फिर उसके बाद आता है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो काफी जैसे बहुत लिमिटेड रह गया। तो टू रेलवेज, टू पावर जनरेशन, टू मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वॉर इक्विपमेंट्स, तो काफी लिमिटेड रह गया था। तो अब हम ना चाहते हुए भी वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्यों? हमारे पास पैसे नहीं थे, पब्लिक सेक्टर के पास पैसे नहीं थे, और ना वो बहुत लथार्जिक हो गए थे, और उनसे स्ट्रेटेजिकली सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही थी। तो ये 5 पॉइंट और ये 4 पॉइंट तुम्हें अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं और अच्छे से याद करने हैं। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।